हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्य प्रमुख जो मुस्लिम शासक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण कैसे शुरू होती है और कब किया गया था। तो ध्यान रखना कि भारत में पहली बार मुस्लिम जो आक्रमण किया गया था 711 से 712 ईस्वी में किया गया था। यानी कहने का मतलब कि पहली बार 711 ईस्वी में जो किया गया था उबैदुल्लाह के द्वारा किया गया था, जो असफल रहा था और भारतीय के द्वारा इसे मारा गया था। इसके बाद है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत क्षेत्र में किया जाता है। जो वहाँ के राजा कौन थे? दाहिर। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो उनका नाम था दाहिर। और कभी प्राप्त कर लिए इन सिंध क्षेत्र को जीत लिए तो 712 ईस्वी में। किस पुस्तक में वर्णन है? तो उसका नाम है चचनामा। और चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली कुली बेग। ये जो चचनामा है ये फारसी भाषा का एक पुस्तक है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे कि गजनी के बारे में पढ़ चुके थे कि मोहम्मद गजनवी कौन थे। मोहम्मद गजनवी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किए थे? 1000 ईस्वी में किए थे। और भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किए थे? तो 1027 ईस्वी में किए थे। किसके विरुद्ध किए थे? तो जाटों के विरुद्ध किए थे, बदला लेने के लिए किए थे 1027 ईस्वी में। और फाइनली रूप से 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी के मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। तो कौन से मुसलमान थे? तो ये तुर्क मुसलमान थे। और आज पढ़ना है हमको मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद जो गौरी थे ये तुर्क मुसलमान थे। ध्यान में रखिएगा ये बात को कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जो थे कैसे मुसलमान थे? ये तुर्क मुसलमान थे। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी, इसका नाम था पूरा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी जो थे ये गौर का शासक 1173 ईस्वी में बनते। यानी मोहम्मद गौरी जो थे गौर का शासक कब बने थे? 1173 ईस्वी में बने थे। और ये जो गौर प्रदेश देख रहे हैं, गौर क्षेत्र प्रदेश देख रहे हैं, ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा जीता हुआ एक प्रदेश था। तो ये गौर कौन था? तो गौर एक ऐसा प्रदेश था जो मोहम्मद गौरी के द्वारा ही विजित प्रदेश था। तो मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बने थे? 1173 ईस्वी में बने थे। इसके बाद है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो ध्यान रखना कि मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया गया था? तो 1175 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुल्तान के क्षेत्र में किया गया था। तो ध्यान देना है कि भारत पर पहली बार आक्रमण कब किए थे? तो 1175 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो मुल्तान के क्षेत्र में किए थे। इसके बाद है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरी बार आक्रमण कब किया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर दूसरी बार जो आक्रमण किया गया था वो 1178 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात के पाटन क्षेत्र में किया गया था। ध्यान रखना है कि पाटन क्षेत्र पर तो है गुजरात में, वहीं पर मोहम्मद गौरी के द्वारा 1178 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखना है कि जो दूसरी बार ये आक्रमण किए थे भारत में गुजरात वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के शासक कौन थे? उनका नाम था भीम द्वितीय। ध्यान रखना है कि 1178 के समय गुजरात के पाटन के क्षेत्र के शासक कौन थे, राजा कौन थे? तो भीम द्वितीय थे या मूलराज द्वितीय। तो ध्यान देना है कि भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। तो हम लोग पढ़ चुके कि पहली बार जो आक्रमण किए थे 1175 ईस्वी में किए थे और दूसरी बार 1178 ईस्वी में किए थे। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उनका नाम था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। इसके बाद है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा जीता गया था? तो युद्ध जीता गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और पराजय किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी का। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे इसके जीतने के कारण क्या था कि जितने भी राजपूत थे भारत के वो सब का इसका सहयोग किए थे तराइन के प्रथम युद्ध में। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान जो थे तराइन का प्रथम युद्ध जीत चुके। तो ध्यान देना कब हुई थी? 1191 ईस्वी में हुई थी। और 1192 ईस्वी में यानी तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, यानी हार हो जाती है। और किसके द्वारा जीत लिया जाता है? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के हारने का जो कारण था, क्योंकि एक लड़की थी जिनका नाम सुने होंगे आप लोग, संयुक्ता। उसको ये अपने महल में उठा कर लाए थे, इसीलिए जितने भी राजपूत थे इसका विरोध कर दिए। इसी कारण ये तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान किया हुए हार चुके। तो ध्यान रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में पहली बार हुआ था।
पहली जो विजेता बने थे वो बने थे पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे युद्ध में क्या हुए, ये हार चुके, मोहम्मद गौरी इसका विजेता बना था। इसके बाद है कि चंदावर का लड़ाई यानी युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना है कि चंदावर का युद्ध या लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1194 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ा गया था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ये जो जयचंद देख रहे हैं ये गढ़वाल वंश के शासक थे, यानी राजा थे। कौन, तो ये थे जयचंद। चलिए आगे चलते हैं कि भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना किस युद्ध के बाद होता है। तो ध्यान रखना है कि भारत में मुस्लिमों का आधिपत्य जो होता है वो होता है तराइन का दूसरा युद्ध, यानी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान किसमें हार हो जाते हैं, इसी कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। इसके बाद है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसके द्वारा बनाया गया था, यानी जब कहने का मतलब है कि जो मोहम्मद गौरी शासक था उस समय सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनवाया था। इन सिक्का पर किसके द्वारा, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाया गया था। क्यों ये VVI है, क्योंकि ये मुस्लिम शासक था और हिंदू धर्म के यानी लक्ष्मी का देवी का ये आकृति बनवाया था अपने सिक्का पर, इसीलिए ये VVI है। तो ध्यान देना है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति खुदवाने वाला यानी बनाने वाला कौन था, तो वो था मोहम्मद गौरी था। इसके बाद है सेनापति, यानी मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का सेनापति या गुलाम कौन था, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और फाइनली रूप से ये मोहम्मद गौरी का मृत्यु जो हो जाता है वो होता है 1206 ईस्वी में। तो ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हो जाता है, तो 1206 ईस्वी में हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये जब मोहम्मद गौरी था, ये जब भारत को जीत लिया था, जितने भी विजेता प्रदेश था उससे जीत कर किसे दे दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था और ये वापस गजनी लौट गया। तो ध्यान रखना है कि जितने भी भारत में जीते गए प्रदेश था उसे किसे दे दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर ये गजनी वापस लौट गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि गुलाम वंश या ममलुक वंश, गुलाम वंश और ममलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ध्यान रखना दोस्तों, पहले हम चलते हैं कि समझते हैं कि सल्तनत काल, ये सल्तनत काल क्या थी कि दिल्ली पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया था, उसी को बोला जाता है सल्तनत काल। तो ध्यान रखते हैं पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, दूसरा जो था खिलजी वंश, तीसरा जो था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा जो था लोदी वंश। तो ध्यान रखना है कि इन्हीं 5 वंशों के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था, इसी कारण इसे सल्तनत काल कहा जाता है। ध्यान रखना है कि दिल्ली में कुल कितने शासकों द्वारा यानी वंशों के द्वारा शासन किया गया था, तो वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ध्यान रखना इन बातों को। चलिए तो समझते हैं पहला गुलाम वंश। ये गुलाम वंश जो देख रहे हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ट्रिक के साथ याद रखिएगा कि दिल्ली पर शासन करने वाले कुल वंश कितने थे, तो वो 5 थे। कैसे याद करके रखना है, तो एक ट्रिक है जिसका नाम है गुल खिला तू शोले में। ध्यान रखिएगा कि गुल खिला तू शोले में। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का जो नाम है वो है गुल खिला तू शोले में। तो गुल से हो गया गुलाम, खिल से हो गया खिलजी, तू से हो गया तुगलक और शो से हो गया यानी सैयद वंश और लो से हो गया लोधी। तो गुल खिला तू शोले में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश और ममलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो कार्यकाल था 1206 से लेकर 1210 तक।
यानी 1210 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि 12 से 6 से 1210 इसका कार्यकाल था। किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो ये मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, यानी या गुलाम थे, ये सेनापति थे मुख्य रूप से। और अमीर ए आखुर की उपाधि, ध्यान रखना है कि अमीर ए आखुर की उपाधि किसे दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो गौरी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना है कि अमीर ए आखुर की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, किसके द्वारा, तो गौरी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इन्हीं जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये लाखों के दान करने वाले थे, लाखों का दान देने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए इसका नाम है लाख बख्श। तो ध्यान रखिएगा भी यही है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इनकी उदारता के कारण ये से लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि कुबत उल मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है कि कुबत उल इस्लाम एक मस्जिद है जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर करवाया गया था, तो दिल्ली में करवाया गया था। देखना है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, तो अजमेर में बनाया गया था। ध्यान रखना है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद और कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो वो है अजमेर में। ये भी किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है कि मोहम्मद गौरी का ही दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। आपने बहुत नाम सुने होंगे बख्तियार खिलजी के बारे में, कि मोहम्मद गौरी का एक दास थे। कौन थे, तो बख्तियार खिलजी ही थे। इन्होंने बिहार एवं बंगाल को जीत लिया। ये जो थे मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कभी भी नहीं सोचे थे कि मतलब हम बिहार और बंगाल को जीत पाएंगे। लेकिन उनका एक दास था मोहम्मद गौरी का, इसने क्या किया कि बिहार एवं बंगाल को क्या कर लिया, जीत लिया। तो ध्यान रखना है कि बिहार और बंगाल को जीतने वाले कौन थे, तो उनका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम यानी दास था। इसके बाद है कि जब ये बिहार को जीत लिया तो यहाँ पर कुछ तबाहियाँ मचाई। इन्हीं नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को ये क्या कर दिया, इन्हें ध्वस्त कर दिया, जला दिया। तो ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने वाले कौन से मुसलमान, तो उनका नाम है बख्तियार खिलजी। ये ध्यान रखिएगा BBI है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था या ध्वस्त किया था, तो वह है बख्तियार खिलजी। इसके बाद है कि ध्यान रखना है कि जब बंगाल विजय अभियान किया था ये बख्तियार खिलजी, तो उस समय बंगाल के शासक कौन थे, यानी पश्चिम बंगाल के शासक कौन थे, तो वो उसका नाम है लक्ष्मण सेन। ये ध्यान रखिएगा कि बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के शासक कौन थे उस समय, तो लक्ष्मण सेन थे। कब, तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था पश्चिम बंगाल पर, तो उस समय वहाँ के शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन थे। इसके बाद है कि इसका मृत्यु यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था, तो वो होता 1210 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगन खेलते समय। चौगन का मतलब हुआ, अर्थात इसका मतलब कि आधुनिक जो नाम है इसका वो है पोलो। तो ध्यान रखना है कि पहले चौगन कहा जाता था, लेकिन आधुनिक जो नाम हो गया इसका क्या है, तो यही पोलो कहा जाता है। तो ये चौगन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना है कि चौगन या पोलो यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। इसके बाद है कि 1 वर्ष का छोटा सा कार्यकाल होता है, लेकिन ये जो देख रहे हैं इसी का पुत्र है आराम शाह। कौन सा है, ये है आराम शाह। और इसका जो ये एक अयोग्य शासक था, ये ज़्यादा दिन तक इसका लंबा समय नहीं चल पाया, कार्यकाल नहीं चल पाया, तो इसका मात्र केवल 1 वर्ष के लिए चलता है। तो ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन से शासक शासक बनाए गए थे, तो उनका नाम है आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी के बीच। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके बाद जो BBI है, इनके बाद है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।